अस्सलाम वालेकुम। जॉब करने के लिए आप लोगों ने सीवी तो बहुत जगह भेजी होंगी, लेकिन रिक्रूटर आपसे आपकी सीवी में क्या देख रहा है, आपका इंटरव्यू के अंदर आपकी क्या चीज़ नोट की जाएगी, आज हम ये सारी बातें करेंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे किस तरह ग्रो करना है और हाउ टू बी अ सुपर मॉम, इन सारी बातों के लिए आज हमने बुलाया है अपनी गेस्ट आयना जिंदानी को। सो लेट्स गेट राइट टू इट। अस्सलाम वालेकुम आयना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड मुनीर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जब कंपनीज़ रिक्रूट कर रही होती हैं वो क्या देखती हैं कि बंदे में क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है। तो ऑब्वियसली माशाल्लाह से यू हैव बिन इन दिस फील्ड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, आपने काफ़ी ज़्यादा इसमें काम किया है। तो ज़रा बताइएगा, व्हेन कंपनीज़ आर रिक्रूटिंग, जब कंपनीज़ हायर कर रही होती हैं वो एग्जैक्टली क्या चीज़ ढूंढ रही होती हैं? सो मुनीर, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द पोजीशन एक्चुअली। तो हर पोजीशन की अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एंड इन आवर टर्मिनोलॉजी वी कॉल दैट जॉब स्पेसिफिकेशन। सो every position comes with a set of its own requirements for academic background, the number of experience, the years of experience that is required for that position, and other than that, there are certain skills and personality traits that are also required. So for example, communication skills, yeah, leadership traits, yeah, the ability to work in a team, those are certain things that a position can require. Other than that, one major thing that we look at is whether the candidate and the company, they're like a good fit. So उसको हम कहते हैं कल्चरल फिट। तो हम ये देखते हैं कि जो कैंडिडेट है वो कंपनी में कल्चरली फिट हो सकेगा या नहीं। उसके लिए बेसिकली होता ये है कि वी सी दैट जो वैल्यूज़ और बिलीव्स कंपनी के हैं, द कैंडिडेट उसमें फॉल फिट करता है या नहीं। So when I say values and beliefs, उसमें certain examples of that can be certain examples of that can be integrity, result orientation, passion, integrity. So these are certain things that we also look at. These are the main criteria that we see when we're looking for somebody who can fit a particular जॉब ओपनिंग। सही। तो है ना, ज़रा ये बताएगा, ऑब्वियसली जब आप ये सारी चीज़ें देख रही होती हैं तो आप बंदे को आप मिलती तो है नहीं, आप उसकी सीवी से ही जज कर रही होती है, करेक्ट? तो सीवी के अंदर बंदा ऐसा क्या डाल सकता है, क्या लिख सकता है कि ये सारी चीज़ें वो ईज़िली आइडेंटिफाइबल हो, ताकि जो उसको हायर कर रहा है उसको पता चल जाए हाँ यार ये सारी चीज़ें बंदे के अंदर हैं? सो मुनीर, बेसिकली सीवी इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन दैट यू गिव टू अ पोटेंशियल एम्प्लॉयर, राइट? बट लोग अभी भी ये समझते नहीं हैं कि उनका फर्स्ट इंप्रेशन सीवी से ही जा रहा है, और बहुत वो क्लियर और प्रिसाइज होनी चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, किसी रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक कैंडिडेट की 4 पेज की सीवी जो है उसको गो थ्रू करे, बिकॉज वी रिसीव हंड्रेड्स ऑफ सीवीज पर वीक एंड वी ऑनेस्टली डोंट हैव द टाइम टू गो थ्रू ऑल ऑफ इट। सो पहले होता था कि 3-3, 4-4 पेज रेज्यूमेज होते थे। आपने हर पोजीशन की 10 पोजीशन पे अगर आपने काम किया है तो आपने हर पोजीशन की हर बेसिकली व्हाटएवर यू डन देयर आपने सब कुछ लिस्ट किया हुआ है। बट दैट डजंट हैपन एनीमोर। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक आइडियल सीवी की बात करूं, इट शुड बी क्लियर एंड कंसाइज। तो मैंने अगर फॉर एग्जांपल 5 जगह काम किया है, सो आई नीड टू बेसिकली जस्ट मेंशन कि दीज आर द प्लेसेस वेयर आई वर्क, और नीचे आई शुड जस्ट हाईलाइट that इस पोजीशन पे these were my key accomplishments or the key tasks that I've done. I don't need to highlight or mention all the 20 things that I'm doing there, right? So वो automatically आपका 4 पेज का जो CV है, it comes down to a maximum of 2 pages. एक बड़े मज़े का मेरा एक दोस्त का भाई है, उसने मुझे बोला कि यार मुनीर भाई आप मेरी CV प्लीज़ चेक कर लेगा। हाँ भेज दो, कहाँ अप्लाई कर रहे हो? तो उसके साथ एक दफ़ा मेरी ऐसी बात हुई थी, तो मैंने उसको बोला यार सीवी को ना हर कंपनी के लिए जब भेज रहे हो तो थोड़ा बहुत एडिट कर लिया करो कि जहाँ अप्लाई कर रहे हो तो उनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें तुम फिट इन करो, ठीक है ना, कोशिश ये किया करो। उसने बोला मुनीर भाई मैंने बहुत अच्छी सीवी बनाई है, इट वाज़ अ बेवरेज कंपनी, उसका जो लोगो है ना वो रेड था। तो उसने बोला कि मैंने मुनीर भाई बहुत अच्छी सीवी बनाई है, आप बस चेक कर लें। मैंने बोला ठीक है मुझे भेजो। जब वो सीवी मैंने खोली तो वो डॉक्यूमेंट मेरे पास व्हाट्सएप पे था, उसका मैंने देखा यार ये कितना बड़ा डॉक्यूमेंट क्यों आ रहा है। इट वाज 8 पेजेस लॉन्ग और उसने बैकग्राउंड पूरा रेड किया हुआ था और उसकी जो राइटिंग थी वो ब्लैक थी। तो कहते हैं देखिए वो कंपनी के लोगों से मैच करती है, हमारे आइडियल्स मिलते हैं। और मैं शक्ल देख रहा था उसकी, यार ये तुम क्या बोलूँ मैं।
तो ये, और ये सिर्फ उस बच्चे के साथ ये मसला नहीं है, आई फील कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे उनको सीवी राइटिंग स्किल्स नहीं बताई जाती हैं, को खुद सीखना पड़ता है. तो यू आर एब्सोल्युटली राइट टू कीप इट शॉर्ट एंड कंसाइज. That's actually not the case, Munir. I remember back in university when I was doing my bachelor's, the first thing, I think मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही शायद कम्युनिकेशन स्किल्स का या बेसिक बिजनेस एथिक्स का एक कोर्स था, उसमें द फर्स्ट थिंग दैट यू आर टॉट वाज सीवी राइटिंग. अच्छा, आई वाज नेवर टॉट. बट ये अच्छा खुद ही सीख ली. बट आई रिमेंबर बीइंग टॉट दैट, बट आई स्टिल फील दैट, लाइक आई सेड, पहले 3-4 पेज और लॉन्ग रेज्यूमेस चल जाते थे, बट अब नहीं चलते. सो यू नीड टू स्टे अ लिटिल अपडेटेड ऑन दैट टू फाइंड आउट, यू नो, कि अगर कोई चीज़ अपडेट हुई है नहीं हुई है, एंड यू स्टिल कांट बी डूइंग व्हाट्स ऑब्सोलीट नाउ. सो दैट आई थिंक इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर. एंड अदर, सेकेंडली देयर इज़ वन मोर थिंग. एक नीचे सेक्शन होता है स्किल्स या यू नो इंटरेस्ट का, उसमें पीपल स्टिल मेंशन प्रोफिशिएंट इन आईटी एंड बेसिक ऑफिस, यू नो, एमएस ऑफिस. आई नो एमएस ऑफिस. I mean that's like the basics. वो आपको नहीं पता तो you can't do anything. So the point is that you can't just mention things that are absolutely basic. You need to, you know, add something there that's you know, that makes you stand out. So for example, अगर ऐसा कुछ नहीं है, then you basically omit that section. ज़रूरी नहीं है कि आप वो चीज़ डालें. Because adding something that is of no value doesn't make sense, right? हाँ, वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे जा रहा है. स्किल्स, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सब मुझे आता है. ये तो ग्रेड 7 में आपको सिखा लिया था. बिल्कुल. तो जस्ट एक खुलासा लेने के लिए, तो ऑब्वियसली आपकी सीवी के अंदर नाम एंड एड्रेस आपने लिख लिया, उसके बाद आपने अपनी बेसिक एजुकेशन और फिर आपका जो एक्सपीरियंस है, अगर एक्सपीरियंस फॉर एग्जांपल किसी अभी फ्रेश ग्रेड है तो वो अपनी इंटर्नशिप्स वगैरह लिखेगा, वो ज़्यादा इतना कोई बड़ा बनेगा नहीं. लिख ले. अगर कोई वॉलंटरी एक्सपीरियंस है आपका, यू नो, दैट आल्सो शोज कि you know you know you're giving back to the society, and also we consider those things also for a fresh graduate, of course. So that's something also that you can add. For senior people, you know, आप शुरू में one, because you've gone through so many jobs and you have such a good experience, तो आप you can mention the areas of your expertise at the top of your resume. So basically वो आपको एक पहले ही एक insight दे देता है रिक्रूटर को कि these are the areas that, you know, this particular candidate has an area of, you know, expertise in. तो वहीं पे मुझे अगर नज़र आ रहा होगा that this CV is of my interest, then I'll definitely go through that resume. सही. आई नो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, आपने कोई ऐसी कभी कोई सीवी देखी हो तो आपने बल्कि देखी और आपने बोला यार आई रियली वांट टू इंटरव्यू दिस? Again, Munir, I would say it depends on the position. So, for example, the position that I'm working on now, I do faculty recruitment for Habib University. So, अब यहाँ पे मेरी पोजीशन पे मुझे पता है कि जो पोजीशन ओपन है उसके लिए मतलब क्या कैंडिडेट होना चाहिए. So, for example, we look at the top tier universities in the US in that specific program. For example, अगर मैं social development policy की किसी फैकल्टी को ढूंढ रही हूँ तो मुझे पता है कि मेरे ये टॉप 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मेरे टारगेट हैं. सो आई मीन अगर मुझे वहाँ पे पहले ही कोई नज़र आ गया एंड दे हैड लाइक अ गुड एक्सपीरियंस, तो दैट्स वन कैंडिडेट दैट्स, यू नो, टॉप फॉर मी. सो अगेन आई वुड से कि वो आपकी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह की पोजीशन ओपन है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. देयर इज नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया दैट कैन बी अप्लाइड टू, यू नो, ऑल द पोजीशंस एंड ऑल द सीवीज. सही. तो आइना ये बताएं, अब फॉर एग्जांपल आपने सीवी एक पसंद कर ली, अब आप इंटरव्यू ले रही हैं उस बंदे का या बंदी का, तो व्हाट इज़ लाइक हाउ शुड वन बी कंडक्ट देमसेल्व्स इन एन इंटरव्यू? क्या करना चाहिए एक इंटरव्यू में ताकि एक अच्छी परफॉर्मेंस हो उसकी और उसके रिक्रूटमेंट के चांसेस ज़्यादा हों? मुझे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द कैंडिडेट नीड्स टू बी ऑन टाइम, बट आई वुड से कि आप प्लीज़ 10 मिनट पहले ही पहुँच जाएँ जस्ट टू बी श्योर. कैंडिडेट्स अभी भी जो है ना ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर वो 15-20 मिनट लेट पहुंचेंगे तो इट विल बी ओके विद द एम्प्लॉयर. ऐसा नहीं होता, यू नो. यूजुअली वी हैव बैक टू बैक इंटरव्यूज़, और अगर नहीं भी होते तो हम जो आपका इंटरव्यूअर है उसके साथ, यू नो, वी हैव टेकन दैट पर्टिकुलर स्लॉट फॉर देम टू इंटरव्यू यू. सो यू कांट जस्ट अज्यूम दैट इट विल बी ओके अगर आप लेट आ रहे हैं. तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इमरजेंसी हो भी जाती है एंड यू आर गेटिंग लेट, जस्ट इन्फॉर्म देम सो दैट, यू नो, दे नो इन एडवांस. Other than that, you need to maintain eye contact with the interviewers during the interview. You can't just look down or, you know, look sideways while you're talking to them. That gives a very, very wrong impression. One more thing is that you need to be yourself and be honest, because आप
ड्यूरिंग द इंटरव्यू आप कोई चीज़ बोल दें और बाद में अगर यू नो इफ़ दैट प्रूव्स टू बी फॉल्स तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिट्रैक्ट होने के या फिर फायर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉयर्स ऐसे ही किसी को भी नहीं रखते. वी डू आवर बैकग्राउंड चेक्स एंड यू नो बिफोर वी हायर समबडी एंड इवन आफ्टर वी हायर समबडी. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी ने हायर किया है और पहले के इनिशियल बैकग्राउंड चेक्स में अगर नहीं पता चलता कि यू नो इफ़ ही हैज़ गिवन फॉल्सिफाइड इन्फॉर्मेशन तो मुझे बाद में पता चल जाएगा एंड दैट विल बी द कॉज ऑफ यू गेटिंग लेड ऑफ फ्रॉम द कंपनी. So, I mean, honesty is one major thing that the candidates need to prove during the interview. उसके अलावा, I think, dress formally, jeans and sneakers Absolutely. is like a big no-no during interviews. You can't do that. So, अभी भी लोग हुआ है आपके साथ कभी? आप अच्छा हुआ है मेरे साथ फॉर्मल, मतलब आप मिड लेवल पोजीशंस के लिए आए हैं. इट्स नॉट लाइक इट्स आई एम श्योर इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट यू आर कमिंग फॉर एन इंटरव्यू. आप जॉगर्स या स्नीकर्स पहन के और टी शर्ट्स पहन के या पोलो पहन के आप नहीं आ सकते ड्यूरिंग एन इंटरव्यू और जीन्स फॉर दैट मैटर. बट पीपल स्टिल डोंट अंडरस्टैंड दैट. एंड अगेन आई मीन दिस इज लाइक द बेसिक्स दैट आई ऑल्सो टॉट टू यू ड्यूरिंग योर यूनिवर्सिटी ईयर्स. So I don't know, people I think still assume that it will be okay just because they think that they're a good candidate. हम उस चीज़ को इग्नोर कर देंगे, ऐसा नहीं होता. To be honest, मार्केट अभी ऐसी है that you know आपको you will find a lot of people who fit the position की you know the requirements of that position. वो academically भी strong होंगे, वो experience wise भी strong होंगे, उनकी personality skills भी match कर रही होंगी. So it's not just that कि आप अकेले कैंडिडेट हैं जो you know अगर आप इनफॉर्मल ड्रेस होके आ गए तो वो चल जाएगा. इट डजंट हैपन लाइक दैट. एंड आई थिंक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिसर्च अबाउट द एम्प्लॉयर व्हेन यू गो इन फॉर योर इंटरव्यू. ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं एंड यू डोंट नो व्हाट द कंपनी डज, कंपनी के लोग किस तरह के हैं, कल्चर किस तरह का है, कंपनी बेसिकली करती क्या है, ये सिर्फ प्लीज़ चेक करके आ जाएँ. मतलब आप सामने आके बैठे हुए हैं, आपसे हम पूछ रहे हैं डू यू इवन नो व्हाट वी डू ब्लैंक. So I mean, why should we consider Absolutely. you if you are not मेरे साथ हुआ था एक दफ़ा, बिल्कुल. सो एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था. आई गॉट दिस, माई बॉस टोल्ड मी कि यार ये 2-3 लोग आ रहे हैं, इनका इंटरव्यू ले लो और जो समझ में आए ना उनको रख लेना. तो आई वाज लाइक ठीक है. अब CVs ऑन द फेस ऑफ इट फ्रेश ग्रेड्स थे, इतनी ज़्यादा मतलब क्रेडिबल, इतनी ज़्यादा कोई ख़ास नहीं थी. पहला जो बच्चा मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने 5 सवाल जवाब कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा यार तुम्हें पता है हम यहाँ करते क्या हैं? तो मेरी शक्ल देख रहा है, नहीं यार वो पापा ने बोला था कि यहाँ ही करना तुम. और मैं उसकी शक्ल देख रहा था कि यार कि किस तरह की फर्म है, तुम्हें पता है? उसने हाँ सुना है आप लोग कॉर्पोरेट काम करते हैं. मैं बोला तुम सूट देख कर आए हो ना बस. तो ये कि हाँ. तो एग्जैक्टली इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन कि यार आपको पता ही नहीं कंपनी के बारे में और आप इंटरव्यू देने आ गए हो. आई एम प्रीटी श्योर आपने भी ऐसे बहुत देखा होगा, ऐसे बहुत सारे लोग आए होंगे आपके पास. इंटरेस्टेड नहीं है, बेसिक ये है ना. सो आईना एक सवाल काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में आ रहा था कि हाउ डज़ वन बिकम यू, कि एक बंदा रिक्रूटर कैसे बनता है, कि कंपनी के लिए रिक्रूट करने के लिए क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, इस पे ज़रा बताएंगी प्लीज़. So Munir, I started off with, I mean I've done my bachelor's in HR. मैं bachelor's करने के बाद till date it's been like 4-5 years 6 years I've been trying कि मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लूँ, but I still haven't been able to do that for some reasons. But एक तो ये कि आज whatever positions come up, the minimum. I know you're doing a lot of things. I mean that. Mashallah. Sorry. I was saying you're doing a lot of things already. Mashallah. आपको और क्या क्या करना है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. But if you're just talking about HR here and recruitment here, I would say कि इस वक्त मार्केट ऐसी है मुनीर that minimum being you know having a masters is extremely important. उसके बगैर I mean we don't consider people like a lot of times. I'll tell you why, because इतने सारे लोग हैं you know in the job market who apply for the same position. So if I have somebody who is more refined, more polished in terms of having their masters done and you know having gone through another 2 years of you know academics after their bachelors, why would I not prefer them? You know, so वो थोड़ा सा एक वो वाला फैक्टर आ जाता है. एंड थोड़ा सा मार्केट इस तरह से हो गई है कि अब मिनिमम यू नो बेंचमार्क सेट हो गया है कि मास्टर्स इज लाइक अ मैंडेटरी थिंग. So like I've done my bachelor's in HR
and I started off recruitment with HR generalist role. So उसमें होता ये है कि you're not just given recruitment or another function of HR to do, but you're doing all of HR together. So मुझे initially नहीं पता था that I wanted to get into recruitment, because having studied HR I had done all of the functions of HR. तो मुझे नहीं पता था कि practically जब मैं काम करने के लिए आऊँगी तो मुझे कौन सा function जो है वो ज़्यादा interest करेगा. So when I stepped into my first job of a generalist role, उसमें अलग अलग training and development या compensation benefits, recruitment ये करके, that's when I found out after like 1.5 years that recruitment is one field that I have an interest in, because I like talking to people. I think I have good communication skills, and so that's one reason why I felt that recruitment was one thing that I wanted to do, or maybe I wanted to start off with. तो वो करते कराते I realized कि ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मेरा interest है, and I wanted to do it. But then after a few years I switched to CNB. Compensation benefits उसको कहते हैं, या फिर rewards, दो terms use होती हैं. I wanted to explore that function also. I did that for like 2.5 years, 3 years. But then I felt that it was not my cup of tea, and I wanted to move back into recruitment. So I mean, the point is that Now, if somebody, what is वैसे rewards? So rewards is basically, it deals with performance management. It deals with the offers that are placed to employees. The person who is working in rewards and CNB, compensation benefits, rewards. So those people make those offers. We work on your appraisals. We work on other things like benefits. अगर आपको मिल रहे हैं, for example, company दे रही है, तो वो जितने भी benefits हैं उनको structure करना, उनका framework बनाना, companies के साथ जाके deals finalize करना, for example insurance. So these are the kind of things that a rewards person will do. या अगर for example job grading हो रही है या जॉब लेवलिंग हो रही है, हर पोजीशन की बेसिकली अलग अलग जॉब ग्रेड्स होते हैं. अगर आप जैसे देखें किसी कंपनी में तो वो बैंक्स में होते हैं जैसे OG1, OG2, इस तरह से ग्रेडिंग्स होती हैं. सो दिस इज ऑल्सो डन बाय रिवॉर्ड्स एंड CNB ओनली. So I mean, I spent some time here. I figured out that this was not my cup of tea, and then I moved back into recruitment. So for somebody who is just starting off their career in HR, I would tell them that it's okay to explore. It's okay to switch fields or functions, I would say, in HR only, just to figure out what you want to do, what you like and dislike. But ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 2 महीने रिक्रूटमेंट में गुजारे and then you understand कि यार भाई ये this is not my cup of tea. You need to give a particular field some time. I would say at least 1.5 year minimum to realize कि whether you like it or not. So लोग अभी भी ऐसे हैं जो बहुत frequent switches करते हैं, not just job wise, but in terms of the functions or the fields that they work into. So just to those people I would say कि एक जगह पे थोड़ा सा आप just stay in one place and then figure out if that's something that you like or not. Don't just switch very very frequently, because it does not even give a very good impression to the recruiter or somebody who is interviewing you. Yeah, for sure. आइना भी आपने मेंशन किया कि जैसे आजकल आपने भी बोला था कि मास्टर्स एक बेंचमार्क बन गया है, कि मास्टर्स एक रिक्वायरमेंट है, और आजकल जब जॉब ऑफर्स आती हैं तो उसमें इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. देयर इज़ आल्सो मीम ऑन इट कि फ्रेश ग्रेजुएट रिक्वायर्ड विद 40 years of experience, जोक्स ऑफ दैट सॉर्ट. तो इस पे जब फॉर एग्जांपल आपने कभी, आप लोग ने भी जब रिक्रूटमेंट कर रहे होंगे, आपने बोला होगा कि कैंडिडेट शुड रिक्वायर दिस. अगर मैं कोई एक स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ, क्या मैं उस जॉब के लिए अप्लाई करूँ जो कह रही है कि मिनिमम 3-4 years का एक्सपीरियंस है, और आई नो कि आई कैन परफॉर्म ऑन दैट, मुझे पता है कि मैं वो जॉब अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो रिक्वायरमेंट के अंदर फिट इन नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या मैं अभी भी वो जॉब के लिए अप्लाई करूँ या ना करूँ? You can. I would say definitely do it. एक तो ये होता है, देखें कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जो टेक्निकल पोजीशंस होती हैं. सो फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री बेस्ड पोजीशन है एंड दे रिक्वायर अ CAD इंजीनियर. सो CAD इज समथिंग जो आपको उसके लिए यू हैव टू हैव सर्टेन डिग्रीज और डिप्लोमाज टू बी एन एक्सपर्ट इन दैट एरिया. तो कुछ पोजीशंस होती ही ऐसी हैं जो टेक्निकल होती हैं, उसमें आई वुड से कि कोई गुंजाइश ही नहीं है ना. यू हैव टू हैव that particular degree or that particular amount of experience to maybe run a machine or do something of that sort. But otherwise agar if you have the basic academic qualification, the number of years of experience does not really matter that much. If you show willingness to learn and to work hard, that's
the employer will definitely consider you over somebody who shows like a very, you know, relaxed attitude कि हाँ ये तो this is something that I know and I can work, you know, मैं कर लूँगा बस. So for I'll give you an example on this. So for example, when I told you I'm working in Habib University as a faculty recruiter, right? So I've done recruitment before, but I've never worked in the academic industry before. When I saw the job ad, it said that you had to have recruitment experience and experience of working in the academic industry for 3 to 4 years. So I mean, not for a moment did I think कि मैं apply नहीं करूँ, because recruitment जो है वो हर जगह same ही है. The process will be the same. थोड़ा बहुत difference हो सकता है कि in, you know, the amount of things that you probably have to do there कि किस तरह से process थोड़ा सा change हो सकता है, but basics जो है वो same. So you know, I applied thinking कि if I know my job, what has to be done, the industry does not matter if I am just willing to learn कि इनका काम किस तरह से चलता है. I applied and I told them during the interview very very clearly, just on the first time that I went, कि I don't know how your industry works. But I know the basics of it. कहाँ advertise करना है, किस तरह से लोगों से बात करनी है, या you know basic process क्या है. So I mean, if I'm just been given a chance, I would learn how it's done, and you know what difference there is between the industry, and I'd just work on it. So because I was willing to learn, my boss said that to me later on, that because we saw that you were willing to learn and you know work hard in this, so that's why we consider you over somebody who did not really show willingness to learn. Wow. वाह, प्राइम एग्जांपल भाई. अगर आपने कोई जॉब ढूंढ रहे हो, आप रिक्वायरमेंट में नहीं आ रहे हो, या आपके सामने खुला एग्जांपल है, अगर आपके अंदर विलिंगनेस है, विल पावर है, आपको वो चीज़ करनी है तो आप कर सकते हो. आपका एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग इज़ सेकेंडरी. इट्स फर्स्ट थिंग इज़ आई फील इज़ विलिंगनेस. आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट. आयना, एक और सवाल इसी चीज़ पर कि जब रिक्रूट कर रहे होते हैं वही आता है कि सेंड योर सीवीज़ एंड योर सीवीज़ विद कवर लेटर्स. तो सीवी और कवर लेटर, डू यू थिंक दैट्स इनफ टू सेंड इट आउट कि फॉर टू अप्लाई फॉर अ जॉब? बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्त अभी ऐसा कर रहे हैं कि वो सीवियाँ भेज रहे हैं, अपनी कवर लेटर्स भेज रहे हैं. लोग हफ्ते के 100 ईमेल्स कर रहे हैं, बट देन दे हैवंट कम अप विद एनीथिंग येट. So I would say that, you know, what you can do is, there's one thing you can just, after you send in your application, you can drop in an email to the recruiter. Just telling them that you've applied, because you normally apply through the online portals, right? So आप बस एक email drop कर दें. You tell them that you applied through their online portal for this particular position. You would like to know what the timelines are, and if there is anything else that is required from them, like you know any other supporting documents or anything else. So जैसे अगर मैं आपको अपने केस में बताऊँ, हफ्ते में हमें तकरीबन मतलब 100 CVs आती हैं. और हम सारी CVs यूजुअली फ़ौरन नहीं रिव्यू करते, और अगर कर भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ आई रिजेक्ट समबडी ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब रिक्वायरमेंट्स दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन और कैंडिडेट डज नॉट मीट देम, तो मैं सबको ईमेल नहीं करती दैट यू आर बीइंग यू नो रिजेक्टेड. बट इफ़ आई गेट एन ईमेल इन माई इनबॉक्स आस्किंग फॉर यू नो if they need to send in something else or what the timelines are, I will definitely reply to that person, right? और उसको reply करने के लिए I would first go through his application to see if I've received everything from his end, कोई चीज़ required है या नहीं है, और फिर मैं उसको बताऊंगी कि timeline क्या है. So basically मैंने उसकी पूरी application देख लिया है. Even if he's a good candidate, if he matches the experience, the requirements, तो मैं उसको फ़ौरन उठा के रख दूंगी साइड पे कि यार चलो अभी मैंने बाकी go through नहीं की हैं, but at least ये मैंने go through कर लिए and he or she fits the criteria, right? So I'll just put him on the side and maybe I'll just पहले मैं उसको देख लूँगी. So that's one way of you know putting yourself out there, that just drop an email to the recruiter and ask them कि कोई और चीज़ की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, एंड व्हाट द टाइमलाइंस ऑफ द पोजीशन आर. कभी कभार पता है कुछ पोजीशंस होल्ड पे चली जाती हैं, या कुछ पोजीशंस फिल हो जाती हैं और आपको पता नहीं चलता, और उन्होंने अपनी वेबसाइट से चीज़ें हटाई भी नहीं होती कि ये यू नो ये पोजीशन फिल हो गई है. सो पीपल स्टिल कीप अप्लाइंग फॉर इट. तो अगर आप ईमेल कर देते हैं तो रिक्रूटर आपको बता देगा कि ये पोजीशन कभी या तो होल्ड पे चली गई है या फिल हो गई है, या नहीं भी तो ही विल जस्ट टेल यू द टाइमलाइंस, राइट? सो इन आइदर वेज लाइक योर आपको पता होगा कि हो क्या रहा है. बिल्कुल, दैट्स ग्रेट एडवाइस. थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. आपने सिर्फ वही नॉर्मल प्रोसीजर नहीं फॉलो करना है, अलग से भी एक ईमेल अगर रिक्रूटर को डाल दें तो यू ऑलरेडी हैव यूर ऑलरेडी यू नो वन स्टेप अहेड ऑफ द अदर्स. बिल्कुल, दैट्स ग्रेट. या आइना, अब बात करते हैं किंग की.
the beautiful baby boy. Mashallah, Aina is has a very cutest kid ever. Mashallah, his name is Zavi, and Aina also runs an Insta page called Life of Zavi for his son. तो Aina, ये शुरू कैसे हुआ? How did you come across this idea, and what was the thinking behind it? So Munir, there are two things. I always wanted to start a blog for myself, but I like a personal blog. But I never thought that, like, I never liked taking pictures, and I never thought that I looked nice with pictures. So of course that doesn't go. Like, you can't not put up your pictures and have a personal blog, right? So I always thought that I'll start a blog when I have a kid of my own. And then there was this kid, I remember, she was a US-based baby blogger. And she was the cutest thing on my feed. So I would literally open my Instagram or Snapchat every single day to see her, daily videos. And I used to think to myself, okay, when I have a kid, I'll start his or her own blog. And that's what I did when I had Xavier. I planned to start his blog. I started it when he was 2 months old. But that's how, the concept came into being. And I thought, okay, is tarah start karna hai mujhe. Yeah. Wow. And how, mashallah से it has grown like wildfire, माशाल्लाह. तो मुझे भी सीखने को मिलेगा. मेरा भी अभी इंस्टा पेज मैंने स्टार्ट किया है. तो how do you, how does एक इंस्टा पेज को किस तरह ग्रो करना है? So Munir, with me the thing was that it was pretty random in the sense that I had thought that it'll just be like a personal blog, and maybe I'll just keep his pictures and videos there just as like a memory for him when he grows up and he sees all of it. I did not really have a strategy in mind कि मुझे इसको कहाँ लेके जाना है. There are like baby bloggers now that have come up, बहुत सारे हैं अब तो, और उनकी strategy ये होती है कि अब उनको अपने बच्चों को commercial site पे डालना है. I see them coming on brand shoots and stuff. So again it depends on the strategy that you have. I did not plan anything of that sort because वो मेरे दिमाग में उस वक्त था ही नहीं. It was like a personal blog that I'll have for Xavier. Yeah. But I think over time, it did not just remain a personal blog, and I would say that he's become like an influencer now. So I receive, messages from people asking for advice. कि for example हमारा बच्चा जो है वो इतने इस एज का है and they're not eating. How does Xavier eat? What do you do? What do you give him? Share recipes or share like strategies with picky eaters, for example. Then whatever I put up, like एक basic book की मैं for example बात कर रही हूँ, तो मैं एक book सिर्फ दिखा रही हूँ that Xavier is reading that particular book. I will receive at least like 50-60 messages asking कि वो book कौन सी है, कहाँ से ली है और उसकी price क्या है. So वो एक ना चाहते हुए in the sense that I hadn't thought of it. So he has become like an influencer now. That's great, mashallah. I mean, I know a celebrity. I'm so happy. I play with the celebrity. I went to beach with the celebrity. So without a strategy, हो जाएगा. You will grow your thing, inshallah. Inshallah. So without a strategy, mashallah, so you've grown. So abhi bhi it's no, there's no strategy. Abhi bhi आपका कोई plan नहीं है. You're just doing it as it is. I would say the strategy maybe has like थोड़ा बहुत सोचती हूँ अब मैं. By थोड़ा बहुत I would say, and why? I think because I work full time. I have to look at the house. I have a child that I look after, so I am not able to give it a lot of time कि मैं उसको पूरा बैठ के strategize भी करूँगी किस तरह से लेके जाना है. But like I said, पहले it was just pictures and videos of Xavier doing whatever. Yeah, now you're interacting. तो आप सबके जवाब भी दे रही हो. Now I'm interacting with people. Yeah. I'm replying to people's DMs or their comments or their questions. And I'm also now trying, because they keep asking for things, जैसे for example मैंने आपसे कहा कि strategies for picky eaters, right? Because they message कि हमारा बच्चा खा नहीं रहा, हम करें क्या? So now I've started taking up those things also. I've done like 2 series where I've taken this topic baby food, for example. Yeah, I saw that. So, I saw the whole thing. Yeah. So I've done 2 series on those. The first one was like a basic कि कब start करना चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, for example till the age of 1. And then the second series was catered towards mealtime with picky eaters. So उसमें I mentioned a few strategies that helped me with Xavier, thinking that it might help people also. So I've started to take up on those things also now, which I did not initially. I don't know कि मैं long term के लिए उसको कब plan कर सकूँगी.
आई डू यू नो मैं सोचती हूँ कि मैं करूँगी पर मुझे टाइम ऑनेस्टली नहीं मिलता बट आई हैव ट्राइड कि मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली यू नो आई जस्ट यू नो पिक थिंग्स अप एंड That's लेट्स great. सी हाउ इट गोज That's great, mashallah. So Aina, mashallah, you know, you're doing Instagram, you're doing your job, you're also taking care of Zavi, and I also got to know that you're also doing some other business as well, bridal makeup business, if I'm not wrong. Yeah, I started a makeup and hair studio with a friend last year. Um, you know, and then Corona happened, so it like kind of died down for a bit. But so it's something home based right now, and we do inshallah plan to take it you know further and you know open up something of our own soon. But उसमें बस ये है कि because we're unable to give it a lot of time because you know we can't keep you know taking leaves all the time from our work because both of us work full time, so it's going a little slow. We try and take clients Yeah. on like weekends only for now, but hopefully inshallah the plan is that sometime in the future I will quit my full-time job and I will focus my you know time there. There are two reasons for that. One is that I actually have a lot of interest in that particular you know line of work. And the secondly, I think the main reason is because I feel that now because Zaviar is growing up, I feel that Yeah. he's being neglected a lot. I mean, मुझे बस ये होता है कि वो पूरा दिन आई एम आउट यू नो मैं शाम में आती हूँ एंड देन आई एम नॉट एबल टू गिव हिम दैट मच टाइम बिकॉज मैं भी पूरा दिन थकी हुई होती हूँ देन आई हैव अदर हाउस चोर्स टू डू एज वेल. तो आई फील दैट Yeah. आई एम नॉट एबल टू गिव हिम मोर टाइम एंड आई वांट टू बी एबल टू डू दैट. दैट्स द थिंग. So Yeah. with my own work, I will have the flexibility of choosing my own hours, choosing the amount of work that I take. Absolutely. So that's Yeah. something that I have in mind for now. Let's see how that Yeah, goes too. I don't know how you do it. Mashallah, you're doing, you know, abhi as of right now, you're doing 1, 2, 3, 4 full time jobs. माशाल्लाह आप कैसे कर लेती हैं? मैं तो आमिर भाई को भी बोलता हूँ यार सुपर मॉम है भाई, ये सुपर वुमन है. Thank you so much. ये Munir, किस but तरह nahi, it's alhamdulillah, it's of course not possible without you know support. My mother has been a blessing in this entire time. Yeah. Since I've had Xavier, I mean, I went back to work when Xavier was like 2.5, 3 months old, and she has been taking care of him since then. So मैं रोज सुबह you know 8:30, 8:15 I drop him to my mother's house, and you know she takes care of him the whole day, and then I pick him up when I'm coming back from work. तो वो Yeah. टेक्निकली पूरा दिन उनके आमिर पास को भी ही क्रेडिट होता है. देते हैं थोड़ा अभी सा. आ रहा है, वेट करें. तो पूरा दिन she takes care of him and then you know he comes home. But of course, like you said, nothing is possible without a supportive husband. I mean, because you know Yeah. there are long nights and there are long days. पूरा दिन Amir is also at work. I'm also at work. बिल्कुल. So I mean we're both equally exhausted, and if he does not, or if he did not support me or help me with Xavier and with the other housework as well, तो ये possible नहीं हो पाता. I mean नहीं कर सकते थे. नहीं बिल्कुल So, बिल्कुल. आई रिमेंबर आई आस्क्ड आमिर के यार लंच पे चलना है, तो उसने बोला यार मैं अभी पेरेंटिंग कर रहा हूँ. तो मैंने बोला यार साथ ले आओ प्लीज़. तो कहता है अच्छा मैं लेकर आ रहा हूँ. फिर उसने बोला यार अभी छोड़ो यार मुझे बाद में कर लेंगे यार लंच. So now, now that Amir is doing his own work, the advantage that we have with that Yeah. is because the days that he does not have court in the morning, he takes care of Xavier till like the afternoon. So उसमें होता बस ये Yeah. the advantage is that instead of Xavier going to some other house, even though it's his grandparents' house, but Yeah. like वो कहीं और जाने के बजाय he's in his own house and his own father is taking care of him, right? Yeah. उसका खाना भी वो देख लेता है. He Yeah. you know gets him ready also. और वो सो भी उसके साथ ही रहा होता है. सो आई मीन आई एम ऑल्सो नॉट वरीड कि वो घर पर ही है एंड यू नो ही इज डूइंग व्हाटएवर. सो ऑफ कोर्स आई मीन इफ आमिर वाज ऐसे नॉट यार इन ऑल ऑनेस्टी आई फील बच्चे पालना यू नो टू रेज देम अप इट्स मोर देन अ फुल टाइम जॉब. मुझे लगता था बड़ा इजी होगा क्योंकि मैं तो 1-1.5 घंटे के लिए मिलता था. माई सिस्टर लिव्स अब्रॉड, वो यहाँ आई थी तो शी हैड अ बेबी गर्ल ओवर हेयर. और जब मैंने देखा कि द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट गोज़ इन, आपकी कोई मतलब मुझे लग रहा था मेरी जॉब मुश्किल है, वो मुश्किल है भाई. मेरी जॉब पे मुझे स्लीपिंग आवर्स तो फिक्स्ड है कि रात को 12 से 7 बजे तक कोई डिस्टर्ब शायद ना आई कांट टेल करे. यू उस वक्त तो हर 2 घंटे बाद. Xavier शुरू में he did not, when I told you I joined 3 months after he was born, right? उसके he did not have any sleeping hours. He would sleep at like 5 in the morning, 6 in the morning. और 1 घंटे की नींद करने के बाद I used to go back to work
वर्क 9 hours, कम Yeah. होम, कुक, क्लीन, तुम लगता था मैं जॉम्बी हो गई थी। और तुम खुद सोचो, आई मीन एट अ स्ट्रेच ऑफ लाइक अ वीक, सैटरडे संडे के वेट Yeah. करने में, वो हफ्ते में पूरा मुझे ऐसा लगता था मैं बस अब किसी भी वक्त गिर जाऊंगी यहाँ पे। सो इट्स वेरी 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 Yeah, massive डिफिकल्ट। respect. एब्सोल्युटली यार, आई फील कि यहाँ लोग कहते हैं ना घर पे हाउस वाइफ है, भाई वो हाउस सिर्फ हाउस वाइफ नहीं है, दैट्स अ Definitely. फुल टाइम जॉब, Definitely. मोर देन अ फुल टाइम जॉब। मैं जितनी शायद मैंने मेहनत करी है, मेरे से बहुत ज़्यादा मेरी वालदा ने करी होगी मुझे बड़ा करने में, बिकॉज एक तो बच्चे उनको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है, एक Housewives, दो I think, सेकंड are के लिए भी not आप इधर से given उधर due नहीं कर credit, सकते। मतलब बिल्कुल भी नहीं। Yeah. Men also, I mean, I no completely offense, but agree. like men, they don't understand that if a woman is नहीं, home, आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू। that you know they're doing a नहीं, lot. बिल्कुल आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू। या So, but yeah, फॉर श्योर इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। बिल्कुल, मुझे पहले लगता था बड़ा आसान है, कुछ ऐसा नहीं है। फिर जब अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं तो बच्चा था, जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ मेरी माँ ने कितना एफर्ट पुट इन किया है। बट व्हेन आई सॉ माई सिस्टर पुटिंग दैट एफर्ट इन, आई वाज अमेज्ड। आई वाज लाइक यार, दिस इज़ फिनोमिनल। Yeah. ठीक है ना, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए भी आप इधर उधर हो जाओ एंड कुछ ना कुछ वो कर लेते हैं और आपकी चीखें निकल जाती है कि बिल्कुल। यार ये मैंने क्यों कर दिया। Zavia Yeah. puts keys Yeah, in like electric sockets. Can you believe that? So, I mean, एब्सोल्युटली। उस दिन हम हाँ, constantly वो उसके पीछे जब है, बीच we पे have थे, to run हम after him. सब बैठे हुए थे और वो चूंटियाँ मुंह में रख रहा था। या आई रिमेंबर हम बीच पे थे और वो एकदम से उसने चूंटी उठा के ऑलमोस्ट मुंह में डाल ली थी और मैं देख रहा हूँ कि हम सब सामने बैठे हुए यार, एंड स्टिल ही डिड इट। तो वही ना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। मतलब सही है, लॉ वगैरह, इवन यू नो ऑल प्रोफेशंस असाइड, आई फील कोई सब कहते हैं ना यार डॉक्टर बनना मुश्किल है, लॉयर बनना मुश्किल है, मेरे ख्याल से जो एक माँ बाप का जो ड्यूटी है ना, वो सबसे मुश्किल That's जॉब है। true. ठीक है ना, डो आई मतलब जॉब नहीं कहना चाहिए उसको, लेकिन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। पेरेंटिंग इज़ डिफ़िकल्ट। अल्लाह मियाँ सबको मतलब सब्र दे और हिम्मत दे कि ये कर ले आराम से। बट थैंक यू सो मच आयना। It was a pleasure having you over here. It was a pleasure talking with you. Thank you so Thank much, you so Munir, much, for having me. It was you know, really, for really joining nice us. talking to you. Likewise, absolutely. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz. Thank you, Hafiz. With that being said, मेरा नाम है बैरिस्टर मुनीर इकबाल और आप सुन रहे थे वकील साहब पॉडकास्ट। Adjourned.